हेलो एवरीवन, आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का पोर्शन सबसे पहले करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन के बारे में समझा था। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आप स्क्रीन पे देखिएगा एक बार। फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू N2 एंड H2 एट 400 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखें आप, कुछ इस तरह से होता है। 2 अमोनिया कन्वर्टेड इनटू N2 + 3H2 और आपको ये डाटा गिवन है। अमोनिया की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है। तो मैं इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही आसान होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई चेंज इन टाइम। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं। जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन कोफिशिएंट हैं -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई चेंज इन टाइम हो जाएगा। मैं प्रोडक्ट की सेंस में भी लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई चेंज इन टाइम, या हाइड्रोजन की सेंस पे भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मुझे हालांकि अपने क्वेश्चन में पहले पार्ट के अंदर सिर्फ इतना एरिया चेक करना है कि अमोनिया की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हुआ। तो मुझे यहाँ बोला गया है, क्वेश्चन पे आके देखें, 0 to 10 मिनट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो मैं इसी हिस्से को कुछ ऐसे लिख सकता था, -1/2 x2 - x1 T2 - T1। सो T1 आपका इनिशियल टाइम है वो 0 है और T2 आपका फाइनल टाइम है वो 10 है। x1 T1 टाइम पे कंसंट्रेशन है, 0 टाइम पे कंसंट्रेशन वहाँ आप देख सकते हैं 2 है, और 10 मिनट्स पे 1.5 है। 1/2 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अब आप इसको सॉल्व करते हैं अगर अंदर, तो ये वैल्यू -0.5 होगी अपॉन 10। बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये आपका 5/200 5/200 यूनिट लिखता हूँ। कंसंट्रेशन दे रखी थी मोल पर लीटर में, तो वो एज इट इज़ ले लिया। नीचे आपने टाइम मिनट्स में लिया है, तो वो मिनट इनवर्स में आपका आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट आंसर है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 0 to 10 मिनट्स। अभी एक बात और पूछ रखी है, फाइंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस टाइम इंटरवल। तो देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वही लास्ट लेक्चर का लास्ट पॉइंट याद करें। अगर मुझे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया बताना है तो वो सिर्फ इतना है। अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बताना है तो वो सिर्फ इतना है। और अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बताना है तो वो इतना है, ये वाला। बाई चांस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं है। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो आपको ये 1/3 इस तरफ पुट करना होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। देखिए क्या किया मैंने, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी 5/200। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मुझे कैलकुलेट करना था, तो 1/3 रेट ऑफ रिएक्शन से इधर जाके मल्टीप्लाई होके 3/1 हो जाएगा। सॉल्व करें, 15/200 मोल पर लीटर पर मिनट, वो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। क्वेश्चंस में कई बार क्या करते हैं, वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर आर, और यहाँ टाइम आपको मिनट्स में दे देते हैं। तो आप उसको उसी पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट कर लें। लाइक वो मान लो इसी में बोल देता कि 0 to 10 मिनट्स में मोल पर लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कीजिए, तो आप यहाँ मिनट्स के सेकंड्स बना के फिर टाइम को सेकंड्स में पुट करके अपने आंसर को रिपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान बात होगी जो आप इजीली कर पाएंगे। ये एक टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल है जो आपसे पूछा जा सकता था। इसी पर्टिकुलर टॉपिक को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन में पाता हूँ, लाइक मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन है, यहाँ तो साफ था स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमोनिया, तो ये मोल पर लीटर में ही होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे
कुछ इस तरह से प्रेशर ऑफ अमोनिया बता रहा हो, सी हियर, ये प्रेशर ऑफ अमोनिया बता रहा हो, तो स्टोरी में थोड़ा सा ही चेंज आना है। वो थोड़ा सा चेंज क्या आना है, यहाँ जो मैं कंसंट्रेशन में डिफरेंस देख रहा था उसकी बजाय मैं यहाँ प्रेशर्स में डिफरेंस देखने लग जाऊँगा, P2 माइनस P1। सपोज करो यही क्वेश्चन है एज इट इज़, और एटमॉस्फेयर के अंदर आपको अमोनिया में प्रेशर गिवन है, तो अगर अमोनिया का एटमॉस्फेयर में प्रेशर गिवन है तो आप P2 माइनस P1 करेंगे, सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा। बस यहाँ फ़र्क आएगा, जो मोल पर लीटर लिखा हुआ है मैंने उसको हटा के मैं एटमॉस्फेयर पुट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू मैंने डिफरेंस ऑफ प्रेशर पुट किया होगा वो एटमॉस्फेयर में पुट किया होगा, तो एटमॉस्फेयर पर मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर mmHg में गिवन है सो आपको कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि आप कन्वर्ट करें, आप यहाँ mmHg पर मिनट में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। प्रॉब्लम एक और आ सकती है हमारे सामने, और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ प्रेशर ऑफ अमोनिया भी नहीं दिया, यहाँ टोटल प्रेशर दे दिया हो, तो क्या होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखूंगा मैं और उसके ऊपर इस पॉइंट को लेके आऊँगा, जब इंडिविजुअल किसी रिएक्टेंट का प्रेशर ना बता रखा हो। क्वेश्चन पे फोकस करें आप। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का एक रिएक्शन दिखा रखा है आपको, और बोला है 114 mmHg इनिशियल टाइम पे स्टार्ट किया रिएक्शन को, टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी 133 mmHg आफ्टर 25 मिनट, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस टाइम इंटरवल इन 3 सिचुएशंस दी, एटमॉस्फेयर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट एंड mmHg पर सेकंड। इन सब के अंदर आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मैं N2O5 के विद रिस्पेक्ट ही ले चलता हूँ, N2O4 और हाफ O2 को बीच में नहीं ला सकता था, लेकिन N2O4 का और O2 का तो कुछ बता ही नहीं रखा, N2O5 के लिए ही हम ट्राई करेंगे। सो ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, जिसको मैं -x2 - x1 बाई T2 - T1 लिख सकता था, या इसको मैं P2 - P1 बाई T2 - T1 भी लिख सकता था। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो मुझे प्रेशर्स की स्टोरी दिख रही है, तो मैं P2 - P1 वाले फार्मूले पे ही जाऊंगा और रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होगा, देखें, माइनस की जगह माइनस पुट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मुझे इनिशियल प्रेशर जो गिवन है 114, वो मैं यहाँ 0 टाइम पे पुट कर देता हूँ, माइनस माइनस ये P1 और T1 का वैल्यू पुट किया है। T2 मुझे पता है 25 मिनट है, और P2 133 mmHg वो कतई नहीं है, रादर वो तो टोटल प्रेशर है, वो प्रेशर टोटल प्रेशर है। इसने कहीं नहीं कहा कि वो आपके N2O5 का प्रेशर है। टोटल प्रेशर वाज फाउंड टू बी दिस। वैसे भी सोच के देखो, शुरुआत में इसका प्रेशर 114 था, अब टाइम के साथ जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता चला जाएगा तो N2O5 का प्रेशर तो डिक्रीज होना है, 114 से कम होगा, 133 वो तो ज़्यादा वैल्यू होगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। रादर जो 133 mmHg है वो इसका और इसका प्रेशर का सम है 25 मिनट्स पे, जबकि मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ N2O5 का प्रेशर। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे N2O5 का प्रेशर देखना चाहता हूँ कि N2O5 का प्रेशर क्या होगा। सो मैं एक बार रिएक्शन को यहाँ लिखता हूँ, आप ध्यान से देखें, N2O5 कन्वर्टेड इनटू N2O4 प्लस हाफ O2। इसका इनिशियल प्रेशर T0 टाइम पे T = 0 था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ये P0 था, ये 0 था। अब आपका 25 मिनट टाइम आ गया तो ये वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, P0 माइनस कितना हो जाएगा, सी हेयर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, x 2x p स्मॉल p 2p, तो लेट मी राइट इट 2p, ये 2p लिख दिया मैंने, p भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं है। अगर इसका 2p डिक्रीज होता है तो इसका 2p बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल को जनरेट करता है, जबकि इसका में 1 मोल इसके हाफ मोल को जनरेट करता है, तो इसका प्रेशर p हो जाएगा। ये 11th का इक्विलिब्रियम को रिकॉल कर सकते हो, वहाँ हम ऐसे क्वेश्चन किया करते। तो जो टोटल प्रेशर होगा PT
वो एक्चुअली दिस प्लस दिस होगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए, पी नोट माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाता है पी नोट प्लस p, ये आपका pt होगा। आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको तो ये रिक्वायर्ड है, आपको तो पी नोट माइनस 2p रिक्वायर्ड है और पी नोट की वैल्यू आपको पता है, तो आप बस 25 मिनट्स पे स्मॉल p की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। pt आपको दे रखा था 133 है, दैट इज इक्वल टू पी नोट आपको पता है 114 है, तो आप यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये स्मॉल p की वैल्यू आपकी 19 आएगी, यहाँ पे 19 आएगी तो 2p का वैल्यू कितना हो जाएगा? डबल, यानी कि 38। ये 2p का वैल्यू हो गया 38। पी नोट आपका पता है 114 था, 114, और 2p आपको पता चल गया वो 38 है। इसको माइनस कर दीजिए 76, तो 76 mmHg N2O5 का प्रेशर है आफ्टर 25 मिनट्स। यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहीं सॉल्व करता हूँ। तो ये आपका हो जाता है 38/25, ऊपर आपका mmHg में है, नीचे आपका मिनट्स में है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये mmHg पर मिनट में आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझसे यहाँ कहीं नहीं पूछा उसने mmHg पर मिनट में, एक जगह वो mmHg पर सेकंड में कह रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दूँगा। अब इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये mmHg पर सेकंड में मेरा आंसर होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर। फिर दोबारा वो मुझे कहता है एटमॉस्फेयर पर मिनट्स में। तो जब एटमॉस्फेयर पर मिनट्स में मुझे ये कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम को मिनट में ही रहने देता हूँ और प्रेशर को यहाँ एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। mmHg से एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन हो गया 38/760। तो ये अब जो आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 25 × 760 कर दीजिए चाहे ऊपर हटा के, तो ये एटमॉस्फेयर पर मिनट में आपका आंसर होगा। तीसरा वो मुझे फिर कह रहा है, बीच वाला ये मोल पर लीटर पर मिनट में, आप बताएं कि मोल पर लीटर पर मिनट में क्या आंसर होगा। तो यू जस्ट डू कि ये जो प्रेशर दे रखा है P एटमॉस्फेयर में, आपको पता है ये CRT होता है और C कंसंट्रेशन होती है। तो C कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, P/RT, जहाँ P आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में 38/760, R 0.0821 होता है लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू, और T टेम्परेचर, मिनट्स में ही बोल रहा है वो, नहीं सॉरी T टाइम, ये सॉरी T टेम्परेचर है, गलत बोल गया मैं, ये T जो है C के लिए निकाल रहा हूँ, वो T टेम्परेचर, और टेम्परेचर उसने यहाँ कहीं बताया होगा हमें रिएक्शन के अंदर, और नहीं बताया तो आप नोट कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ एट 300 केल्विन। तो ये T आपका टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये सारी वैल्यू कंसंट्रेशन होगी। उस कंसंट्रेशन को यहाँ पुट कीजिएगा और डिवाइड कीजिए मिनट्स में टाइम को, तो C/25 वो आपका मोल पर लीटर पर मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखें आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन गिवन रिएक्शन इज़, ये रिएक्शन दे रखी है कि उसमें NO का आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO वो बता रखा है, और आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलिए वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो काम करूँगा मैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर देता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई चेंज इन टाइम 1/4 नेगेटिव। ये सब चीज़ें आप एक एक करके पुट करते जाएंगे, या मैं NO की सेंस में लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई चेंज इन टाइम 1/4 प्लस लिख देंगे, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बाई चेंज इन टाइम 1/6 ये पुट कर देंगे। ऑक्सीजन का छोड़ दिया मैंने, ऑक्सीजन के लेके कुछ पूछ नहीं रखा था, अदरवाइज़ मैं वो भी चिपका सकता था यहाँ। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे मुझे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ये, और मुझे यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO सिर्फ ये है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स का कोई चक्कर नहीं है, और रेट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपको पता है। तो आप देख सकते हैं जो रेट है वो इस वैल्यू का 1/4 है, तो ये वैल्यू मुझे प्रोवाइडेड थी
4 इंटू 10⁻³ ये वाली वैल्यू, और 1/4 अगर मैं उसका कर देता हूँ तो वो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देगा। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो गया 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका वेरी फर्स्ट आंसर है। दूसरे आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमसे बोला गया है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। वैसे तो रिएक्शन बता रही है, इसके 4 मोल टूटते हैं तो इसका 4 मोल बनता है, यानी कि इसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, तो मुझे कुछ सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही जो आंसर होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, वही एक्चुअली रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया होगा। ये रिएक्शन से भी मुझे पता चल रहा है। मैं यहाँ पे जाके क्यों सॉल्व करूँ, मैं ये वैल्यू क्यों निकालूँ, 1/4 को इधर लाऊंगा तो 4/1 यानी कि 4 इंटू 10⁻³ वही होने वाला है, तो कुछ स्पेशल नहीं है। और अगर मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो फिर देखें ध्यान से, मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो इस 1/6 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये 6 इंटू 10⁻³ सी है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता था वो इसके बराबर है, ये वैल्यू निकालनी है, तो 6 इंटू 10⁻³ ये मोल पर लीटर पर मिनट में आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा। एक और छोटा सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी एक टाइम पे उस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्पीड चेक कर रहे हैं, वो इंस्टेंटेनियस रेट है। जबकि एवरेज रेट जो होता है वो एक टाइम इंटरवल में उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर टाइम इंटरवल वेरी 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 स्मॉल कर दिया जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एक एक्सपेरिमेंट से मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा, बट एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, लाइक सपोज़ मैं वही अपना वेरी फर्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने ऐसे बोला था कि 50 किलोमीटर 50 मिनट में अगर मैं ट्रैवल करूँ तो मेरी स्पीड या वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर मिनट होगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो अगर आपने पूछा मुझसे कि एग्जैक्टली 35 मिनट पे आपकी क्या स्पीड थी, तो वो जो मैं बता रहा हूँ वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा मेरा। और अगर आप मुझसे पूछें कि 10 to 20 मिनट्स में क्या थी, तो वो मैं एक टाइम इंटरवल के अंदर आपको अपनी स्पीड का एवरेज बता रहा हूँगा। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में ये सिंपल सा फ़र्क है कि एवरेज रेट एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में आपकी स्पीड रहती है, वेलोसिटी रहती है या रेट रहता है, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, या मैं ये कहूँ कि अगर वो टाइम इंटरवल बहुत 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 माइनर हो जाए तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट होता है। ये देखें आप, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है और मैं इसके दोनों एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मैं अपनी क्लास 12th की लेबोरेटरी में चला जाऊँ, तो उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप सॉर्ट ऑफ सीन दिखाया है। ये मैंने एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन किया है और ये एस्टर और वाटर बन रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं बट इतना अवेयर होंगे, 10th क्लास की बुक में भी हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है कि एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर प्लस वाटर बनाते हैं। तो ये मैंने एक रिएक्शन चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 फ्लास्क दिखा रहा हूँ। ये 4 फ्लास्क्स में एक साथ मैंने एसिड और अल्कोहल मिक्स कर रखे हैं इक्वल। जितना एसिड अल्कोहल यहाँ डाला है उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। अब मैं फर्स्ट फ्लास्क को 0 टाइम पे उठा लेता हूँ, मीन्स इसमें रिएक्शन नहीं होने देता। 0 टाइम पे उठाने का क्या मतलब है, आप सोचेंगे सर मिलाया आपने तो टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता। ऐसा समझिए कि मैं इस रिएक्शन को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लोअर डाउन कर देता हूँ। मैं इस टेम्परेचर को 0 डिग्री से नीचे लेके चला जाता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि इसको इमीडिएटली आइस बॉक्स में डाल देता हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि इसको पहले आइस बॉक्स में रखूँगा फिर एसिड प्लस अल्कोहल डालूंगा, सो दैट एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हो ही ना पाए। 0 टाइम पे ये मेरा फ्लास्क है। इन तीनों में मैंने डाल रखा है एसिड और अल्कोहल और इनके अंदर रिएक्शन अभी चल रहा है, इसमें मैंने रिएक्शन नहीं होने दिया। अब मैं इसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन पता करना चाहता हूँ कि इसमें एसिड कितना है। तो ये बड़ा आसान है, मैं एक ब्यूरेट फिल करता हूँ, उस ब्यूरेट में कोई बेस भर लेता हूँ NaOH, और यहाँ इस एसिड को टाइट्रेट करता हूँ जिससे मुझे उसकी कंसंट्रेशन पता चल जाए। ये क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स रहे हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए M1V1 = M2V2 आप किया करते। तो अगर इसकी नॉन मोलैरिटी है तो इसकी मोलैरिटी आपके लिए निकालना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होता। आपने 0 टाइम पे
उसकी कंसंट्रेशन पता कर ली। ये उसकी कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, ये 0 टाइम पे एसिड की कंसंट्रेशन है। ये वैल्यू क्या होगी हम उसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे, बट मार्क करके रख लिया है कि 0 टाइम पे ये कंसंट्रेशन एसिड की आई है। यहाँ पे मैं टाइम के स्लॉट्स पुट कर देता हूँ, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, कुछ इस तरह से। ये मिनट्स में मैंने टाइम ले रखा है 10, 20, 30, 40, और ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट्स पे यहाँ से सेकंड फ्लास्क को उठाता हूँ, और सेकंड फ्लास्क में क्या होगा, एसिड और अल्कोहल 10 मिनट्स तक रिएक्ट कर चुके होंगे, कुछ एस्टर बन चुका होगा, कुछ वाटर बन चुका होगा, डेफिनेटली एसिड की अमाउंट कुछ कम हो चुकी होगी। पहले मैंने सब में बराबर बराबर डाली थी। अब मैं इस फ्लास्क को जब यहाँ उठा के लाता हूँ और उसकी कंसंट्रेशन चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एसिड का कंसंट्रेशन 10 मिनट्स पे कुछ डिक्रीज होके लेटमी से ये हो गया, यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये 10 मिनट्स पे एसिड का कंसंट्रेशन। इन दोनों में रिएक्शन चल रही है, इसको 10 मिनट के बाद टाइट्रेट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट फ्लास्क पे आया, 20 मिनट के बाद इस फ्लास्क को उठाया और टाइट्रेट किया। 20 मिनट बाद जब इसमें देखूंगा तो एसिड की कंसंट्रेशन और भी कम हो चुकी होगी, रिजल्टिंग मैं यहाँ पे 20 मिनट्स पे क्या है एसिड की कंसंट्रेशन पा रहा हूँ वो मार्क कर देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट फ्लास्क पे आता हूँ, 30 मिनट के बाद उसको उठाता हूँ, वहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन 30 मिनट पे और कम हो चुकी होगी, वो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। और फिर मैं 40 मिनट्स पे आता हूँ, एक फिफ्थ फ्लास्क मेरे पास सेम ऐसे ही फील्ड है जो मैं दिखा नहीं रहा, वहाँ पे मैं फिर इसकी कंसंट्रेशन का पता कर लेता हूँ। तो अब मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वो टाइम के साथ लगातार डिक्रीज होती जा रही है। और आप देखें ये बिल्कुल लीनियर चेंज नहीं होने वाला, जैसा कुछ मेरे इस ग्राफ में दिख रहा है कि बाद में ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाली है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन शुरू से आखिरी तक सेम नहीं रहने वाला, वो कुछ डिक्रीज होता रहता है जनरली। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब मैं देखना चाहता हूँ, सपोज करें कि 10 to 20 मिनट्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 10 to 20 मिनट्स में, तो मैं 10 मिनट्स पे कंसंट्रेशन देखूंगा और मैं 20 मिनट्स पे कंसंट्रेशन देखूंगा। ये डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन है, ये डिफरेंस ऑफ टाइम है। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सी है, ये मैंने एसिड के लिए रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव लगा दिया, 1 मोल था तो कुछ मुझे न्यूमरल लिखने की जरूरत नहीं थी। T1 टाइम आपका, और ये है T2, ये है, तो T2 है 20 पे आप कंसंट्रेशन नोट कर लेंगे, ये x2 होगी, ये x1 होगी, x1 T1 पे ज़्यादा ही होगी, आपको साफ दिख ही रही है, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से जो मैं कैलकुलेशंस करूँगा वो मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। x2 और x1 की वैल्यूज़ यहाँ से देख लूँगा मैं, अभी मैं कर नहीं रहा, जस्ट समझा रहा हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, और अभी तक हम यही कैलकुलेट कर रहे थे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप पता करना चाह रहे हैं, इस टाइम पे आप पता करना चाह रहे हैं, लेट मी कॉल इट कि ये 18 मिनट्स है, तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से एक ऐसे स्लोप डाल दें। ये जो वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो वैल्यू होगा टाइम इंटरवल, ये आपके पास, लेट मी राइट इट, दिस इज सपोज A, और ये जहाँ पे काट रहा है A है, ये जहाँ पे काट रहा है B है। सो जो ये OA बाई OB होगा, ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट होगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकली हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है, जैसा कि हम आज न्यूमेरिकल के सेक्शन में देख रहे थे। हमारे साथ क्वेश्चन भी वही शेयर्ड हैं एनसीईआरटी के अंदर, बट इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट में डिफरेंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी रहेगा आने वाले टॉपिक्स में। अगर मैं काइनेटिक्स का ये कहूँ कि ये पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से रेट को एक्सप्लेन करते हैं, और भी बहुत सारी नई चीज़ें जो अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ी, वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छे से इन सब को करके देखिएगा। गुड बाय।